चौथा अध्याय ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का प्रारंभ चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने हेमंत ऋतु से किया है। नागार्जुन ने वर्षा ऋतु से और ऋग्वेद में शरद ऋतु से किया गया है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू आदि मध्य निधनो अत्र। काल को भगवान कहा जाता है। काल को स्वयंभू अर्थात जो किसी से उत्पन्न न हो। काल आदि मध्य और अंत रहित है। मधुर आदि रस की संपत्ति और विकृति मनुष्य का जीवन और मरण काल के अधीन है। काल एक पल तक भी नहीं ठहरता है। काल का विभाजन सुश्रुत और अष्टांग में काल का विभाजन किया गया है। काल का विभाजन इस प्रकार है। अक्षि निमेष इक्वल्स टू 1 मात्रा, 30 काष्ठा 15 मात्रा 1 काष्ठा, 30 काष्ठा 1 कला, 20 होल 1/10 कला 1 नाड़िका, 2 नाड़िका 1 मुहूर्त, 3 होल 3/4 1 मुहूर्त 1 याम, 4 याम मिलकर 1 दिन, 4 याम मिलकर 1 रात, 15 दिन रात 1 पक्ष, 2 पक्ष 1 मास का, 2 मास का 1 ऋतु, 3 ऋतु का 1 अयन और 2 अयन का 1 वर्ष। ऋतुचर्या की निरुक्ति। ऋतुचर्या ऋतु और चर्या 2 शब्दों से बना है, जहाँ ऋतु का अर्थ काल से है। ऋतु काल पर्यायः। ऋतु काल का पर्याय है और ऋतु काल का विभाग भी है। चर्या शब्द चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है गति तथा भक्षण। इसलिए यहाँ चर्या शब्द का अभिप्राय गति अर्थ में विहार तथा भक्षण अर्थ में आहार है। चर्या शब्द से चरण से अर्थात आचरण से उत्पत्ति हुई है। आचरण जो इहलोक तथा परलोक में लाभप्रद हो उसे चर्या कहते हैं। अब आते हैं ऋतुचर्या की परिभाषा पे। ऋतोचर्या ऋतुचर्या ऋतुषु ऋजूनाम वाचर्या ऋतुचर्या। ऋतु के अनुसार आहार विहार का पालन करना ही ऋतुचर्या कहलाता है। काल विभाग। काल को दो विभागों में विभाजित किया गया है। यह अयन द्वय है। इस विभाजन शीत उष्ण वर्षा लक्षण और चंद्र व सूर्य के मार्ग गमन के आधार पर किया गया है। और ये 2 अयन कौन कौन से हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन। अयन 2 हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। प्रत्येक अयन में 3 ऋतुएं होती हैं। अब पहला है उत्तरायण, जिसे आदान काल भी कहते हैं। परिभाषा। उदक उत्तराम दिशम प्रति अयनम गमनमुत गयनम। जब सूर्य का गमन उत्तर दिशा में प्रारंभ होता है उस काल को उत्तरायण काल कहा जाता है। उत्तरायण काल को आदान काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के स्नेहांश सौम्यता एवं प्राणियों के बल को खींच लेने के कारण इस काल को आदान काल कहा गया है। इस कारण आदान काल में अग्निगुण प्रधान होता है। अब आते हैं उत्तरायण काल की ऋतुओं पे। 3 ऋतुएं हैं। उत्तरायण काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। रस देखें तो शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की अधिकता होती है। वायु का गुण कैसा रहता है? शिशिर में अल्प रूक्ष रहेगी, वसंत ऋतु में मध्य रूक्ष रहेगी और ग्रीष्म ऋतु में तीव्र रूक्ष रहेगी। प्राणी बल शिशिर ऋतु में श्रेष्ठ बल, वसंत ऋतु में मध्य बल और ग्रीष्म ऋतु में अल्प बल। आदान काल की ऋतुओं का राशियों से संबंध देखते हैं। शिशिर ऋतु में 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तपस्य मकर, तपस्य कुंभ। वसंत ऋतु मधु माधव, मधु मीन, माधव मेष। ग्रीष्म ऋतु शुचि शुक्र, वृषभ और मिथुन। आदान काल के लक्षणों पे आते हैं। इस काल में सूर्य के उत्तर दिशा में चलने से सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण एवं उष्ण होती हैं। वायु उष्ण एवं रुक्ष होती है तथा प्राणियों का बल भी क्षीण हो जाता है और भूमि का सौम्य गुण क्षीण होता है। शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म ऋतुएं आदान काल के अंतर्गत आती हैं। आदान काल के अंतर्गत 6 मास होते हैं।
दक्षिणायन पे आते हैं। दक्षिणायन की परिभाषा। दक्षिणाम दिशम प्रति अयनम दक्षिणायनम। इस काल में सूर्य का गमन दक्षिण दिशा से प्रारंभ होता है। इसे दक्षिणायन काल कहा गया है। प्राणियों में बल एवं आप्य अंश की उत्पत्ति वृद्धि करने के कारण इसे विसर्ग काल कहा जाता है। दक्षिणायन की ऋतुएं पे आते हैं। वर्षा, शरद तथा हेमंत नामक 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। विसर्ग काल की ऋतुओं का राशि संबंध। वर्षा नभ नभस्य, शरद इश उजौ और हेमंत सहस्य। नभ में आता है कर्क, नभस्य सिंह, इश अश्विन में कन्या, उजौ में तुला, सह वृश्चिक और सहस्य धनु। विसर्ग काल के लक्षण। प्राकृतिक स्थिति। सौम्य गुण वाला सोम बलवान रहता है, अर्थात चंद्रमा बलवान रहता है। सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। बादलों का आच्छादित होना और वर्षा का होना, शीतल वायु का बहना, इन सब कारणों से भूमि का संताप शांत होता है। वर्षा ऋतु में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान होता है। वायु वर्षा में अल्प स्निग्ध, शरद में मध्य स्निग्ध और हेमंत में श्रेष्ठ स्निग्ध। प्राणी बल वर्षा ऋतु में अल्प बल, शरद ऋतु में मध्यम बल और हेमंत ऋतु में श्रेष्ठ बल। शारीरिक स्थिति। प्राणियों के देह बल अधिक रहते हैं। अब यहाँ पे ये टेबल है। आदान काल और विसर्ग काल का तुलनात्मक अध्ययन। ऋतुएं आदान काल में आती हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग में वर्षा, शरद और हेमंत। मास माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़। विसर्ग काल में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, पौष। सूर्य आदान में उत्तरायण और विसर्ग काल में दक्षिणायन। स्वभाव आदान में आग्नेय और विसर्ग में सौम्य। वायु आदान काल में अतिरुक्ष और विसर्ग में अरुक्ष। चंद्रमा का बल आदान काल में क्षीण होता है और विसर्ग में परिपूर्ण होता है। स्नेहांश आदान काल शोषण एवं ह्रास और विसर्ग में वृद्धि एवं पोषण। रस का क्या स्थिति रहता है। रुक्ष रसों की वृद्धि तिक्त और स्निग्ध रसों की वृद्धि अम्ल। शरीर बल यथाक्रम बल का ह्रास होना और यहाँ पे यथाक्रम बल की वृद्धि होती है। सूर्य का बल परिपूर्ण होता है और विसर्ग में क्षीण होता है।